अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? बड़े ज़माने के बाद दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस चैनल का बेसिकली मकसद वही था कि मैं अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं वो उन लोगों तक शेयर कर सकूँ जो कि उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करने का। तो इस वजह से रिसेंटली मैंने अपनी फ़ैमिली का परमानेंट इकामा वीज़ा है वो निकलवाया था, तो उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँ, ताकि अगर कोई और इसको प्रोसेस करने का सोच रहा है, तो उसके लिए आसानी हो सके। ये वीडियो क्योंकि अगर तो मैं एक ही गो में बनाने बैठूँगा तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है या प्रोबेबली 3 हिस्सों में शायद कंप्लीट हो जाए। नंबर 1 इज़ जो सऊदीया से आप यहाँ से अपनी फैमिली का वीज़ा प्रोसेस कराते हैं, उसका प्रोसेस कराने का तरीका, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होंगे वो, उसके अलावा फिर उसके बाद जब आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जब आपके क्लियर हो जाएँगे और फिर आप पाकिस्तान भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स को और उसको जब आप प्रोसेस कराएँगे, उसका क्या तरीक़ाकार है। फिर उसके बाद जब आप पाकिस्तान से आपकी फ़ैमिली का वीज़ा इश्यू हो जाएगा, तो फिर यहाँ आने के बाद उस इकामा को इश्यू कराने का क्या तरीक़ाकार है। यानी कि जो इकामा नंबर है, उसको प्रोसेस करने का क्या तरीक़ाकार है। और फिर उसके बाद इकामा का जो कार्ड है उसको बनवाने का क्या तरीक़ाकार है। तो मैं ये सारी चीज़ें आज मतलब सारी तो एक साथ तो मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन इन 4 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करके तो मैं फिर आपको इसके हवाले से चीज़ें बताऊँगा। और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका लेना-देना कुछ अबशिर से है, कुछ अपॉइंटमेंट से है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्यूटोरियल्स में बनानी पड़ेंगी, तो वो मैं फिर अलग से भी बना दूँगा। तो सबसे पहले आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप फैमिली का परमानेंट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। फैमिली का परमानेंट वीज़ा सऊदी अरेबिया में लेने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 एक तो आप अपने अबशर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि आप जिस कंपनी के एम्प्लॉयी हैं या आपका जो स्पॉन्सर है, वो इस सिस्टम में एनरोल होना चाहिए ना। और दूसरी शर्त ये है कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, वो कोई बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन होना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या कुछ इस तरह का, ठीक है? तो ये 2 शर्तें अगर आपकी पूरी होती हैं, तो तब आप ये फ़ैमिली वीज़ा ऑनलाइन ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। फ़ैमिली वीज़ा की जो फ़ीस है, दैट इज़ 2000 सऊदी रियाल, जो इश्यू कराने की फ़ीस है, ठीक है? तो वो आप सद्दाद से पे करेंगे अपने नॉर्मल किसी भी बैंक के थ्रू, सद्दाद के थ्रू आप पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ज़हन में रखें कि जो फैमिली वीज़ा है, फैमिली वीज़ा आप जब भी इश्यू कराएँगे, वो हमेशा आपका एक ही फैमिली वीज़ा इश्यू होगा। एक ही फैमिली वीज़ा इश्यू होने का मतलब ये है कि लेट्स से आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं जिसमें आपकी वाइफ़ हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है? तो आप इन सबके लिए एक ही वीज़ा इश्यू करेंगे, ना कि आप मल्टीपल हर एक बंदे के लिए अलग-अलग वीज़ा इश्यू करेंगे, नहीं। वो एक ही वीज़ा पेपर होता है जिसके अंदर आपके सारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है? और वो एक ही दफ़ा आपने 2000 रियाल फ़ीस पे करनी है उसकी, ठीक है? दूसरा ये कि आप अपने पेरेंट्स के लिए इकामा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पेरेंट्स को इकामे पे रखना चाहते हैं तो उसका एक अलग लंबा तरीका है, वो अगर आप में से किसी को पूछना है तो वो आप मुझसे पर्सनली पूछ लें, क्योंकि वो एक जुगाड़ू तरीका है तो मैं यहाँ इस तरह पब्लिकली नहीं बोल सकता। जो आपकी फैमिली का वीज़ा है वो अगर जब आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने इन डॉक्यूमेंट्स का ख़्याल रखना है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आपका ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। सबसे पहले जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैमिली वीज़ा इश्यू कराने के लिए वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन। आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ कि आप अकाउंटेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, आप कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, आप इंश्योरेंस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है, आपके पास उस प्रोफ़ेशन से मैचिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी डिग्री होनी ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो डिग्री जो है सऊदी एम्बेसी या सऊदी कल्चर या दोनों से अटेस्ट होनी ज़रूरी है, ठीक है? अगर ये नहीं होगी तो आप आई एम सॉरी टू से आप इस्तिक़दाम के ऑफ़िसों के चक्कर काटते रहेंगे, आपको बहुत सारे लोग अंडर द टेबल निकलवा के देने के लिए बोलते रहेंगे। अंडर द टेबल दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उस चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अगर एक नहीं है,
तो आप से मेरी गुज़ारिश तो यही होगी कि आप जो हैं वो इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि लीगली रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने अंडर द टेबल कुछ करने की कोशिश की है। तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, ना मैं एंडोर्स करता हूँ। तो आपके पास आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड आपकी डिग्री जो कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट होनी चाहिए। एम्बेसी से अटेस्टेशन का तरीका यहाँ पे कहीं ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास आपके जो मैरिज सर्टिफ़िकेट्स, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट्स, ये सब जो मैरिज सर्टिफ़िकेट्स हैं। अच्छा, मैरिज से याद आया, बड़ी एक मज़े की बात है। आप अपनी सिर्फ़ एक बीवी का अप्लाई कर सकते हैं इकामा वीज़ा एट वंस, मतलब एक टाइम पे आप एक ही बीवी सऊदीया में रख सकते हैं। ये जिनकी 2 से ज़्यादा बीवियाँ हैं उनके लिए बुरी खबर है। ठीक है, आप मल्टीपल वाइफ़्स आप अपने अंडर स्पॉन्सरशिप में नहीं रख सकते। सिर्फ़ एक वाइफ़ और उन्हीं वाइफ़ के किड्स आप यहाँ सऊदीया में अपने साथ रख सकते हैं। बाकियों के लिए आप विज़िट वीज़ा जितने मर्ज़ी निकलवाएँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इकामा अगर आपने निकलवाना है तो वो एक वाइफ़ और उन्हीं के किड्स, यानी कि जो वो बच्चे जो आपकी उन वाइफ़ से हैं, सिर्फ़ उनके बच्चे आ सकते हैं। आपका मैरिज सर्टिफ़िकेट, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट्स, ये सऊदी एम्बेसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरेबिया से अटेस्टेड होने चाहिए, और ये सब ट्रांसलेटेड भी होने चाहिए अरबिक में, जो कि आप यहाँ सऊदीया में भी कहीं से भी करवा सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप पाकिस्तान से कराएँगे ट्रांसलेशन तो फिर आपको वो ट्रांसलेशंस भी बस फॉरेन अफेयर्स और सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करानी पड़ेगी। ये हो गया। फिर उसके बाद जनाब आपके पास आपकी कंपनी का सीआर कॉपी होना चाहिए। मेरे से माँगा गया था, उसकी एक वजह ये थी कि मेरा इकामा इश्यूएंस जो थी वो जद्दा की थी। मेरी कंपनी का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो जद्दा में ही था, दूसरे रीजन में नहीं था। आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन, आई वाज़ लिविंग इन अ डिफरेंट रीजन, सो आई हैड टू गो टू जद्दा, कि मुझे जद्दा के इस्तिक़दाम के ऑफ़िस में जाना पड़ा वीज़ा इशू कराने के लिए। ये चीज़ भी आप अपने गौर में रखिएगा कि जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं या जिस भी रीजन में आप रह रहे हैं, लेट्स से आप मक्का रीजन में रह रहे हैं, आप जद्दा रीजन में मतलब जद्दा में रह रहे हैं, या रियाद में रह रहे हैं, या शर्किया में रह रहे हैं, आपकी कंपनी का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स जिस सिटी का है, उसी सिटी के इस्तिक़दाम के ऑफ़िस में आपको जाना है। यानी कि अगर आपकी कंपनी लेट्स से जद्दा की है, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जद्दा की कंपनी है, आप दम्माम की उसकी ब्रांच में काम करते हैं, और कंपनी ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स, सैलरी सर्टिफ़िकेट, जो भी चीज़ें आपको अटेस्ट करा के दी हैं, वो जद्दा के चेंबर ऑफ कॉमर्स से करा के दी हैं, तो आपको जद्दा के चेंबर ऑफ कॉमर्स में ही जाना है वीज़ा लेने के लिए। आप ईस्टर्न प्रोविंस के इस्तिक़दाम के ऑफ़िस में जाएँगे, वो आपको नहीं देंगे वीज़ा। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न्स कि भई जिस कंपनी में आप एम्प्लॉयी हैं, वो जहाँ बेस्ड है, आप वहीं से अप्लाई करें। ये उनकी अपनी मंतक है, ऑल्दो इट्स वेरी शिटी, बट व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर देयर रिक्वायरमेंट इज़, इट इज़ व्हाट इट इज़। फिर उसके बाद जनाब आपको चाहिए सैलरी सर्टिफ़िकेट। सैलरी सर्टिफ़िकेट का एक ख़ास फ़ॉर्मेट है, मैं उसकी पिक्चर यहाँ लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा, और मैं इन सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का एक जो है, जो भी फ़ॉर्मेट्स या टेम्पलेट्स वगैरह हैं, वो मैं एक ड्राइव के फ़ोल्डर में डाल के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक साथ ही एक इस्तिक़दाम का फ़ॉर्म है। इस्तिक़दाम बेसिकली मीन्स रिक्रूटमेंट, ठीक है? और ये जो पूरा फैमिली का जो वीज़े का प्रोसेस है, ये लेबर इम्पोर्टेशन के अंदर आता है, और जब आप अपनी फैमिली का बेसिकली वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बेसिकली एक तरह से आप अपनी फैमिली को इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से। तो उसके लिए वही सारे तरीक़ाकार जो एक नॉर्मल वर्क परमिट वीज़ा के होते हैं, वही सारे इस पे लागू होते हैं। आपको एक सैलरी सर्टिफ़िकेट चाहिए, आप जो कि आपकी कंपनी आपको देगी, आपकी कंपनी का एचआर आपको देगा, और वो आपकी कंपनी जो है आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट करवा के देगी। ये बहुत ज़रूरी है। जो इस्तिक़दाम का फ़ॉर्म है, उस फ़ॉर्म को आपने फ़िल कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ पूरा का पूरा पिक्चर लगा दी है कि जो भी इस्तिक़दाम फ़ॉर्म के अंदर चीज़ें हैं, उनमें उन चीज़ों का क्या मतलब है। तो उन चीज़ों को आपने फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद आपने उस फॉर्म को अपनी कंपनी के एचआर से कंपनी स्टैंप लगवाना है, और कंपनी का एचआर का सिग्नेचर भी करवाना है। और उसके अलावा
आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने इकामे की कॉपी, जितने भी बच्चे हैं उनके पासपोर्ट्स की कॉपी और आपकी जो वाइफ़ हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी, वो आपने लगा लेनी है। और साथ आपने 2000 रियाल जो पे किए हैं उसकी रसीद लगवा लेनी है। ये आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो आपका सैलरी सर्टिफिकेट है उसको मेक श्योर करना है कि वो अटेस्टेड हो। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गोसी। गोसी का फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस। ठीक है जी, गोसी जो है वो बेसिकली आपकी सोशल इंश्योरेंस करती है। आप जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वो आपको गोसी में एनरोल करती है, इस वजह से कि अगर आपने लेट्स से गाड़ी लेनी है लीज़ पे, या आपने कोई पर्सनल लोन लेना है लीज़ पे, तो गोसी ये इदारा है जो कि आपकी गारंटी देता है कि हाँ जी, ये बंदा क्योंकि इस कंपनी में काम करता है, इतनी इसकी सैलरी है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके बारे में लिखी हुई हैं, तो वी अश्योर कि ये बंदा ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकता है। गोसी में आपकी सैलरी कम से कम 5000 रियाल या उससे ज़्यादा रजिस्टर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आपको इस्तिक़दाम वाला वीज़ा नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं कि 3500 रियाल होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ जहाँ तक मेरा इल्म है ये चीज़ 2019 से पहले थी। 2020-21 के बाद से दे आस्क फॉर मोर देन 5000 रियाल्स। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल जैसे ही हो जाएँगी, आप अपने अबशिर पे जाएँ, अबशिर पे लॉगिन करें, एक्सपैट्रिएट अफ़ेयर्स में जाके इस्तिक़दाम की एक अपॉइंटमेंट को बुक करें। जो भी नियरेस्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन आप वहाँ चले जाएँ। जब आप वहाँ चले जाएँगे, वहाँ पर आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको एक बंदा आपका वेलकम करेगा, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट चेक करेगा, और शायद हो सकता है कि वो आपकी अपॉइंटमेंट स्कैन भी करे। वो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करके दे देगा। वो जैसे ही आपको टोकन नंबर जनरेट करके देगा, अब आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है अपनी बारी का, जब आपका नाम बुलाया जाएगा या जब आपका नंबर बुलाया जाएगा। जब आपका नंबर या नाम बुलाया जाएगा, आप अपना पूरा फ़ाइल का थद्दा जो भी आप अपने कागज़ों का बना के लेके गए होंगे, उसको आप उस बंदे को देंगे। जैसे ही आप उस बंदे को ये फ़ाइल का थद्दा देंगे, वो बंदा आपकी पूरी फ़ाइल को स्टडी करेगा। वो आपकी डिग्री को चेक करेगा। आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री भी साथ लेके जानी है, याद रखिएगा, मैं ये बताना भूल गया था। आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री साथ लेके जानी है, अपनी ओरिजिनल डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट साथ लेके जानी है, और उसके अलावा मेक श्योर करना है कि आपकी डिग्री की बैक साइड पे जितने भी अटेस्टेशन के स्टैम्प्स हैं वो वाज़ेह और क्लियर हों। ठीक है जी। वो आपकी डिग्री आपसे ओरिजिनल माँगेगा, वो आपकी डिग्री को पढ़ेगा, फिर वो आपसे आपके इकामे की कॉपी माँगेगा, वो आपका प्रोफ़ेशन उससे मैच करेगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें जब वो कर लेगा, जब उस बंदे की, उस एजेंट की या उस ऑफ़िसर की तसल्ली हो जाएगी, तो आपको वो कहेगा कि जी ठीक है, आप थोड़ी देर बैठ जाएँ, हम आपको बुलाते हैं। वो बेसिकली आपको थोड़ी देर बैठने के लिए इसलिए कहेगा कि अब वो आपका वीज़ा प्रोसेस करेगा। वीज़ा प्रोसेस करने के लिए वो आपकी पूरी फ़ाइल का एक जो फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ लेके गए होंगे, फ़ॉर्म वो आपसे ले लेगा, आपके पासपोर्ट्स की कॉपी, इकामे की कॉपी, मैरिज सर्टिफ़िकेट की कॉपी, आप के बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट्स की कॉपीज़, ये सारी कॉपीज़ आप एक-एक करवा लीजिएगा याद से। आपकी कंपनी के सीआर की कॉपी, कंपनी के सीआर की कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि मेरी कंपनी का हेड ऑफ़िस जद्दा में था, मैं ईस्टर्न रीजन में था, तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप ईस्टर्न रीजन में अगर रहते हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जी मैं दमाम से आया हूँ, तो मुझे जी आप प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए जल्दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ईस्टर्न रीजन में क्यों रहते हैं? आपकी कंपनी तो जद्दा में है। तो मैंने कहा जी मैं काम वहाँ पे करता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अपनी कंपनी का सीआर ला के दें। तो सीआर जो है, सीआर को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन या अरबी में सज्जल तिजारी भी बोलते हैं। तो सज्जल तिजारी फिर मैंने अपनी कंपनी की जो दम्माम ब्रांच थी, उसका ला के दिया। तो फिर वो बंदा कन्विंस हो गया कि हाँ भाई ये बंदा ठीक कह रहा है। तो वंस ऑल ऑल ऑफ दिस इज़ डन, आप अपने आपको वो बंदा बुलाएगा, आपका वीज़ा इश्यू हो जाएगा एक येलो पेपर में, ठीक है? वो येलो पेपर बेसिकली उसकी कोई पेपर की तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस पे जो लिखा हुआ है उसकी बहुत वैल्यू है। उस पेपर पे बेसिकली आपके जितने भी बच्चे और आपकी वाइफ़ हैं, जो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पासपोर्ट नंबर्स और सॉरी उनके नाम लिखे होंगे एज़ पर योर पासपोर्ट, ठीक है? आपने मेक श्योर करना है कि वो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, और ये आपने काउंटर पे खड़े-खड़े करना है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने वो पर्ची ले ली और आप लेके चले गए, देयर इज़ नो कमिंग बैक, ठीक है? आपने वहीं खड़े होके सारे नाम गौर से पढ़ने हैं कि जी
पूरा नाम ये लिखा हुआ है एज़ पर पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर्स उसके ऊपर नहीं लिखे होते और उसके ऊपर फिर नीचे वीज़ा नंबर्स लिखेंगे, वो आपके उसके लिए नहीं है। आपने बस मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर नाम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली मेंशन्ड है। एज़ ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, आपको वीज़ा मिल चुका है। अब ये पेपर और मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट्स ये सब कुछ आपको वापस भेजना है। अब आगे की वीडियो जो है मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में या होम कंट्री में प्रोसेस करने का क्या तरीका है। अगर आपके मज़ीद फिर भी कोई सवाल हों, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं एविएशन पे भी वीडियोस बनाता हूँ, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मज़ीद कोई सवाल हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ, तो मेरा पेट्रियन का लिंक यहाँ आ रहा होगा। आप पेट्रियन पे मुझे ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मैं इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।